नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे लिए वीडियो की जीके सीरीज चल रही थी, पर लगभग पिछले 10 दिनों से कोई भी क्लास नहीं हो पाई। मैं जानता हूं बहुत ज़्यादा लंबा गैप था ये, पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स थी। मेरे लैपटॉप में कुछ समस्याएं आ गई थी जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। लैपटॉप ठीक हुआ, उसके बाद मेरे स्वास्थ्य में समस्याएं आ गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही जिस वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं कर पाया। पर चलिए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब हमारी क्लासेस निरंतर रूप से चलेंगी और जो हमारा पिछला नुकसान हुआ है उसे भी हम कवर करेंगे। बहुत तेजी से क्लासेस लेकर के आएंगे और कुछ समय बाद मैं दिन में 2 या 3 क्लासेस प्रारंभ कर दूंगा जिसमें हम स्टेट जीके और अन्य जीके के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आज हम प्रस्तावना पर संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लगभग 50 प्रश्न हम इस प्रस्तावना टॉपिक से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। लेकिन उससे पहले कि मैं आज का सेशन प्रारंभ करूं, यदि आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लागू होने के समय सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि संविधान के लागू होने के समय सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। लागू होने के समय मतलब 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, यदि हम संविधान की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति तो ये है। ये प्रश्न कई बार आता है कि इन शब्दों को क्रम से लगाइए। ये वर्तमान स्थिति है कि भारत वर्तमान में हमारा राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इनका क्रम भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष। वास्तव में तो यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है वो पंथ निरपेक्ष है। असली शब्द तो पंथ निरपेक्ष है, लेकिन पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य धर्मनिरपेक्ष से लगा लिया जाता है और प्रश्नों में लगातार धर्मनिरपेक्ष शब्द आया है, इसलिए यहां पर भी धर्मनिरपेक्ष है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पर इसमें से ये जो समाजवादी और ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। मूल संविधान का हिस्सा नहीं, मूल संविधान का हिस्सा नहीं, बल्कि ये शब्द 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो जो 26 जनवरी 1950 को स्थिति थी वो ये थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। देखिए बात प्रस्तावना की नहीं हो रही, बात यहां पर संविधान की हो रही है। तो प्रस्तावना में भी और संविधान में भी 2 नाम दिए हुए हैं, एक नाम है भारत और दूसरा नाम है इंडिया। बात करें अगर हम प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना के हिंदी वर्जन में लिखा है हम भारत के लोग और इंग्लिश में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जबकि अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत दैट इज इंडिया। यानी 2 शब्द हैं भारत तथा इंडिया, इन दोनों ही शब्दों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। जबकि हिंदुस्तान, आर्यावर्त इस तरह के किसी भी शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में हमारे राष्ट्र के केवल 2 नाम मिलते हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतगोत्वा प्रस्तावना बना। देखिए पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा
उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपसे जब हमने बात करी थी संविधान सभा की, तब हमने इस उद्देश्य प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा करी थी कि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा, किंतु जयकर और भीमराव अंबेडकर के विरोध के कारण उस दिन वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। उनके विरोध उद्देश्य प्रस्ताव से नहीं था, अपितु उनका विरोध था कि अभी तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं आई है, जब मुस्लिम लीग संविधान सभा में आ जाए तब हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करेंगे। पर मुस्लिम लीग को तो संविधान सभा में ना आना था, न वो आई। तो अंततः 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने संविधान सभा वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया और जो वर्तमान में हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसी वजह से प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना, यह कथन हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा डी उत्तर नहीं हो सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। देखिए दोस्तों, यह कथन सही है। प्रस्तावना के आधार पर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। प्रस्तावना केवल हमें दिशा दिखाती है, प्रस्तावना किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो संविधान के जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या संविधान के विरुद्ध हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम कोर्ट में चले जाते हैं, तो प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यह कथन गलत हो जाएगा। संशोधन किया जा सकता है, किया भी गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्दों को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह बिल्कुल सही है। प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। और ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना, यानी पहला, दूसरा और चौथा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा इसका प्रश्न का उत्तर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। दो शब्द होते हैं दोस्तों, एक होता है लोकतंत्र और एक होता है गणतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन, यानी जहां पर भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करेंगे वहां लोकतंत्र होगा। जैसे कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, सांसद करते हैं, राज्यों पर विधायक करते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये लोग हमारे देश में शासन करते हैं जनता की ओर से। जनता का, जनता के लिए, जनता के ऊपर शासन, यह लोकतंत्र कहलाता है। अमेरिका में भी लोकतंत्र है और ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, परंतु ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। अमेरिका और भारत में गणतंत्र है जबकि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि गणतंत्र का तात्पर्य होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है। अगर बात करें अमेरिका की तो वहां पर राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, पर निर्वाचित तो होता है ना, तो यहां पर गणतंत्र कहलाएगा। जबकि ब्रिटेन में जो अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष, वह सम्राट होता है और वह पद वंशानुगत है, वह पद वंशानुगत है, इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है जबकि भारत में गणतंत्र है। संविधान के लागू होने से गणतंत्र का कोई लेना देना नहीं है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस इसलिए नहीं मनाते कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, बल्कि इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ग्रहण की थी। तो भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
और अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द की ये तीनों ही परिभाषाएं सही सिद्ध होती हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म जाति संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जिस धर्म को मानना चाहें उस धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन अपनी इच्छा से कर सकते हैं। पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष होने का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, लोगों का धर्म है, व्यक्ति का धर्म है, पर राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्य नहीं करता। जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, यानी पाकिस्तान का जो धर्म है वो इस्लाम है, जबकि जो भारत है उसका कोई धर्म नहीं है। हिंदू बहुल जनता है भारत में, लेकिन भारत का धर्म हिंदू नहीं है। भारत का धर्म बौद्ध नहीं है, पारसी नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, जैन नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है भारत का। भारत एक पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि यदि आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किंतु यदि आपसे नाम लेकर के पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए, लौकिक सार्वभौमिकता मतलब भारत की जनता ही शासन कर रही है। यह हमें कैसे समझ में आता है? क्योंकि जो प्रस्तावना है हमारी वो शुरू होती है हम भारत के लोग, यानी संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना बनाई गई, संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया, पर प्रस्तावना शुरू कैसे हो रही है? हम भारत के लोग, यानी वे संविधान सभा के सदस्य नहीं बल्कि भारत की संपूर्ण जनता जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे संविधान सभा के लोग। तो हम भारत के लोग शब्दों से हमारी प्रस्तावना प्रारंभ होती है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए, अलग अलग प्रश्नों को रटने की बजाय मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार प्रस्तावना आपके पास यदि है तो ठीक है, वरना आपके पास कोई एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें फ्रंट पेज पर प्रस्तावना दी होती है। अदरवाइज आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैं कम्युनिटी में जाकर के उसकी पीडीएफ डाल दूंगा प्रस्तावना की। आप एक बार वो प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, ढंग से रिवीजन कर लीजिए, बार बार रट लीजिए। अगर आप प्रस्तावना रट लेते हैं तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, वरना आपको ये सारे प्रश्न रटने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए, न्याय, स्वतंत्रता और समता, ये तीन आपको देखने हैं। ये तीनों हमें प्रस्तावना के द्वारा दिए गए हैं। बात करें हम न्याय की तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, जबकि स्वतंत्रता 5 प्रकार की है प्रस्तावना में। संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं मौलिक अधिकार चैप्टर के अंतर्गत, पर प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है और 2 प्रकार की समानताओं की बात करता है। अभी हम बात करेंगे न्याय की, तो जो प्रस्तावना बात करती है वो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करती है। एक क्रम भी याद रखिएगा दोस्तों, आजकल क्रम लगाने को बहुत आता है, प्रश्न को टफ बनाने के लिए
क्योंकि सभी ने ये न्याय तो रट लिए हैं। अब इनका क्रम लगाने को आ जाता है कि प्रस्तावना में किस क्रम से ये न्याय दिए हुए हैं। तो पहले सामाजिक की बात हुई है, फिर आर्थिक की बात हुई है, फिर राजनीतिक की बात हुई है। ध्यान रखिएगा, धार्मिक न्याय की बात प्रस्तावना में कहीं नहीं की गई। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता और समता पर हम आगे चर्चा करेंगे, पर न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और वह किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन 1976 द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये संविधान संशोधन 1976 का है, किंतु ये लागू कब हुआ है? तो ये लागू हुआ है 3 जनवरी 1977 को। ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार 76 ऑप्शन में नहीं हो, कभी ऐसा पटाखा आप पर फूटे, कभी ऐसा बम आप पर फूटे, तो 77 याद रखिएगा, क्योंकि संविधान संशोधन 1976 का है, लेकिन जो लागू हुआ है 1977 में। और इसके माध्यम से संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्षता, और जो तीसरा शब्द जोड़ा गया था वह था अखंडता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अलावा विश्वास की स्वतंत्रता, ये क्रम भी याद रखिएगा, इसी क्रम में याद रखना है आपको, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। तो विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों दी हुई है। साथ ही धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी दी है, पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक न्याय की बात की गई है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इनको जरा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? देखिए, जन्म कुंडली किसने कहा है, परिचय पत्र किसने कहा है, आत्मा किसने कहा है, आभूषण किसने कहा है? ये 4-5 प्रश्न आते हैं, प्रश्नों के माध्यम से ही चर्चा करेंगे सभी की। तो अभी तो आप ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली किसने कहा है, तो जन्म कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। जैसे कि एक मानव की जन्म कुंडली देखकर उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर दी जाती है, वैसे ही यदि आप प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, तो आप संविधान को समझ सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा होगा। यह कथन था के.एम. मुंशी का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नहीं जोड़ा गया? समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, चर्चा हमने कई बार करी। जबकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मूल संविधान का ही हिस्सा है, यह मूल संविधान में भी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सत्य वचन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, जो लागू हुआ था 1977 में। यानी यह कथन ही सही है, पहला ही सही है। 1978 के द्वारा नहीं जोड़े गए। अगर 1977 भी दिया होता ना तो एक बार हम विचार कर लेते, लेकिन 78 तो कैसे भी गलत, सही कैसे भी सही नहीं हो सकता। 85 भी सही नहीं है, और प्रस्तावना के अंग नहीं है, अंग तो है ही ना, तो पहला कथन सही है।
चलिए अगला है, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए दो वाद याद रखिएगा, एक है बेरुवारी वाद और दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बेरुवारी वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं, और यह वाद था 1960 का। अब जब अंग नहीं तो संशोधन भी नहीं, संशोधन भी नहीं, यानी कि जब अंग ही नहीं है तो अनुच्छेद 368 के तहत तो संविधान में संशोधन किया जाता है, और प्रस्तावना तो संविधान का अंग नहीं है, इसका तात्पर्य है कि उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। यह बात कही गई थी 1960 के बेरुवारी वाद में। जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस फैसले को पलट दिया। पलट दिया मतलब इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। इसी फैसले के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बेरुवारी वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है। बात करें आर्थिक न्याय की तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक न्याय का उपबंध प्रस्तावना में तो किया गया है, तो प्रस्तावना इन दोनों में है, यानी ये तो हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में उत्तर। और प्रस्तावना के साथ साथ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में भी इन तीनों न्याय के बारे में बात की गई है। यानी एक प्रश्न आता है कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, और वहां पे प्रस्तावना पढ़ते ही आप टिक कर देते हैं प्रस्तावना, पर प्रस्तावना नहीं पूछा आपसे, अनुच्छेद पूछा। देखिए नीचे ऑप्शन में देखिएगा अनुच्छेद 38 मिल जाएगा, या फिर ऐसे पूछा जा सकता किसमें दिया हुआ है, तो प्रस्तावना में भी दिया हुआ है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी दिया हुआ है। यानी ये तीनों प्रकार के न्यायों के बारे में प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में चर्चा की गई है। यहां पे आंसर टिक कर लीजिए, बेरुवारी वाद, यहां पे भी टिक कर लीजिए आंसर, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह मत क्या कहलाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, सभी के अधिकार समान हैं, सभी के अधिकार, मानवाधिकार, अधिकार समान। देखिए मानवाधिकार की बात हो रही है, अब सभी के अधिकार तो समान नहीं हो सकता ना, एक आईएएस ऑफिसर एक नॉर्मल जनता के अधिकार समान तो नहीं होंगे, पर मानव अधिकार तो समान है ना। दोनों को सांस लेने का अधिकार है, दोनों को जल पीने का अधिकार है, दोनों को प्रसन्न रहने का अधिकार है, दोनों को दुखी रहने का अधिकार है, तो ये मानव अधिकार कहलाते हैं। ये पूर्णतः समान रूप से मानव है और मानवीय अधिकार जो है वे सभी के पास हैं। और यह मत जो कहलाता है, यह मत कहलाता है सार्वभौमिकता, और भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमें सार्वभौमिकता भी देता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह मत कहलाता है सार्वभौमिकता। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, देखिए प्रश्न का कहने का तात्पर्य क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वे अन्य कहां प्राप्त होते हैं। यह आया हुआ प्रश्न है और ऐसे ही आया था, वे अन्य कहां प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है, ये आपको थोड़ा तोड़ना पड़ता है इस प्रश्न को और इस प्रश्न का मतलब समझना पड़ता है। तो वे अन्य कहां प्राप्त होते हैं, तो वे अन्य प्राप्त होते हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। यानी प्रस्तावना के आदर्श और उद्देश्य, इसके बाद तो प्रावधान शुरू हो जाते हैं संविधान की, लेकिन जो प्रस्तावना में जो देश के राष्ट्र के आदर्श दिए हुए हैं वे इन तीनों चैप्टरों में, भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 4A में
यानी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय से हमें प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवाद में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? देखिए बेरूवारीवाद में क्या कहा था कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया था कि अंग है, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसी केशवानंद भारतीवाद में मौलिक संरचना का सिद्धांत भी दिया गया था, मौलिक संरचना का सिद्धांत दिया गया था, संरचना का सिद्धांत। और यह कहा गया था कि संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है, पर ध्यान रखिएगा जो भी मौलिक संरचना है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और यदि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसका तात्पर्य है कि उसकी मौलिक संरचना में भी संशोधन नहीं किया जा सकता, मौलिक संरचना में भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मौलिक संरचना मतलब जैसे कि यदि उसमें लिखा है कि संप्रभु राष्ट्र है, तो भारत की संप्रभु राष्ट्र होना उसकी बेसिक संरचना है। अब उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि संप्रभु राष्ट्र हटा दें आप प्रस्तावना से, नहीं कर सकते संशोधन। यानी संशोधन कर सकते हैं पर मौलिक संरचना में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब ये मौलिक संरचना है क्या क्या, ये किसी संविधान में कहीं नहीं बताई गई, ये कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं। केशवानंद भारतीवाद में उसने बहुत सारे प्रावधानों को बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार किया था, मौलिक संरचना के रूप में स्वीकार किया था, जिसमें से प्रस्तावना भी एक थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना या अवधारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? चर्चा कर ली, कई बार कर ली, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए अगला है, प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन छांटिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। संविधान की प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण ही प्रस्तावना को उद्देश्य का कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए एग्जाम में आप इतने जल्दी में होंगे कि आप कहेंगे ये तीनों कथन सही है, कोई नहीं, लेकिन यहां देखिए ये दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर, और ये 1946, जबकि कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। तो ये कथन गलत हो जाएगा, असत्य कथन छांटना है, तो 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद निम्न में से किसने किया? मोहनलाल सक्सेना ने, नंदलाल बोस ने, प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया और इसी दिन मोहनलाल सक्सेना ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद करा, जबकि नंदलाल बोस ने तो संविधान की प्रतिलिपि पर डिजाइनिंग करी है, जबकि प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने इसका लेखन कार्य किया। इन सभी प्रश्नों पर हमने संविधान सभा वाली वीडियो में चर्चा करी थी, आप देखिएगा वो वीडियो, यदि आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? देखिए ये प्रश्न देखिए, प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया। लेकिन यहां यह उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रस्तावना के बारे में बात कर रहा है। प्रस्तावना को कब, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित प्रस्तावना बनाई गई, उस प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो ध्यान रखिएगा 17 अक्टूबर 1949 को भारत की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव रटे होते हैं और 22 जनवरी 1947 को खट से उत्तर मारेंगे आप,
और सोचेंगे बिल्कुल सही हो गया, और वो हो जाएगा गलत। और एक भी प्रश्न छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, नौकरी हाथ से चली जाती है, बहुत अफसोस होता है, जीवन भर इससे निकल नहीं पाते हैं। तो प्रश्नों को ढंग से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया तरीके से हल कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावना कब लागू हुई? लागू कब हुई? देखिए स्वीकार कब किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया गया। लागू कब हुई? जब सारा संविधान लागू हुआ तब प्रस्तावना भी लागू हुई। 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, अलग से थोड़ी लागू हुई। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। प्रस्तावना कब लागू हुई? तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारी प्रस्तावना को भी लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख निम्न में से कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन और पढ़ने फटाफट से। पर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। देखिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए यदि पसंद आ रही है तो। चलिए अगला है, 42वां संविधान संशोधन निम्न में से कब लागू हुआ? देखिए आ गया प्रश्न, लागू कब हुआ? पारित हुआ था 1976 में, लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1977। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है? नागरिक, व्यक्ति, लोग, जनता, ये तीनों शब्द प्रस्तावना में यूज हुए हैं। सिटीजन, पीपल और पर्सन, ये 3 शब्द प्रस्तावना में यूज किए गए हैं, जबकि जनता शब्द प्रस्तावना में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा एक बार प्रस्तावना को याद कर लीजिए। प्रस्तावना को याद कर लेंगे तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप प्रस्तावना में याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, हाँ ये आए हुए हैं, ये नहीं आया हुआ। ऐसे प्रश्न तो कुछ भी बनाया जा सकता है, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। हालांकि प्रश्न यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूं, लगभग, लेकिन फिर भी अगर कोई ठान ले कि मेरे को आज नया ही प्रश्न देना है तो कुछ भी दे सकता है। पर यदि आपने प्रस्तावना याद कर रखी है तो कैसे देगा? चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है? संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य या संविधान लागू होने की तिथि। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों तो संविधान से पता लगते हैं हमें। संविधान का स्रोत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग आत्मनिर्भर अधिनियमित करते हैं, यानी संविधान का स्रोत क्या है? जनता है। सरकार का स्वरूप कैसा है? प्रभुसत्ता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब क्या है? ये स्वरूप हैं। जबकि संविधान का उद्देश्य क्या है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय देना, विचार की, अभिव्यक्ति की, उपासना की, धर्म की स्वतंत्रता देना, समता की, प्रतिष्ठा, अवसर की, प्रतिष्ठा की समानता देना, ये सब क्या है? ये उद्देश्य है। जबकि संविधान के लागू होने की तिथि हमें प्रस्तावना से प्राप्त नहीं होती। प्रस्तावना में जो तिथि मिलती है वो मिलती है 26 नवंबर 1949, और इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950, और इस तिथि का वर्णन प्रस्तावना में नहीं है। तो संविधान के लागू होने की तिथि की जानकारी हमें प्रस्तावना से प्राप्त नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कहां पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था? इस प्रश्न को भी जरा टिक कीजिए। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इसका उत्तर डी मार के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, किंतु मूल संविधान में था। मूल संविधान में
था। यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान की प्रस्तावना में ये पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं लिखा था, पर संविधान तो बहुत बड़ा था ना, उस पूरे संविधान में ये पंथ निरपेक्ष शब्द कहीं तो लिखा था। और आपसे पूछ रहा है कहां लिखा था, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 25 में यह शब्द था। तो आपसे पूछ ले मूल संविधान में कौन सा शब्द नहीं था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता या मंत्री परिषद, तो ध्यान रखिएगा मंत्रिमंडल कौन सा शब्द था, तो पंथ निरपेक्षता था। कोई भी शब्द हो सकता है, समाजवादी मूल संविधान में नहीं था, पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में था, अखंडता मूल संविधान में था, मंत्री परिषद मूल संविधान में था, मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था। ये कुछ शब्द हैं, इनको बारे में आपको पता होना चाहिए। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे जब हम प्रधानमंत्री टॉपिक को पढ़ेंगे, पर यहां आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि पंथ निरपेक्षता शब्द मूल संविधान के अनुच्छेद 25 में था, किंतु प्रस्तावना में नहीं था। प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ नहीं है। भारत धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। राज्य सभी पंथों के साथ समान व्यवहार करेगा, बिल्कुल करेगा। राज्य एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। सभी पंथों को समान रूप से बढ़ावा देगा या किसी को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा। राज्य धर्म विरोधी है, राज्य किसी धर्म का विरोधी नहीं है। हालांकि राज्य का कोई धर्म नहीं है, पर राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता। राज्य ऐसा नहीं कहता मेरे धर्म में, राज्य में कोई मस्जिद नहीं बनेगी, कोई मंदिर नहीं बनेगा, कोई गिरजाघर नहीं बनेगा, कोई चर्च नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं कहता राज्य। राज्य कहता है जिसको जो धर्म मानना है माने। तो राज्य धर्म विरोधी नहीं है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ने का सुझाव दिया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया? आपसे पूछ रहा है कि पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने का सुझाव किसने दिया था, किसने कहा था कि पंथ निरपेक्षा शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया जाए? तो ध्यान रखिएगा ब्रजेश्वर प्रसाद का यह कथन था कि पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा जाए। संविधान सभा के सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया जाए, पर इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया उस समय। पर कई वर्षों बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। चलिए अगला है, वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन शब्दों से भारत की प्रस्तावना प्रारंभ होती है और इस पुस्तक के, इस नाम से पुस्तक भी है और नानी पालखीवाला इस पुस्तक के लेखक हैं। भीमराव अंबेडकर की भी कई पुस्तकों पर हमने चर्चा करी है, जैसे कि हिंदू धर्म की पहेलियां, गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया, हु आर शूद्रास या पाकिस्तान पर विचार। आप लिख लीजिए एक बार, कई बार पूछा जाता है। हिंदू धर्म की पहेलियां, द रिडल्स ऑफ हिंदू धर्म, हिंदू धर्म की पहेलियां। हु आर शूद्रास, शूद्र कौन थे, शूद्र कौन थे। गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया, गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया। क्या किया। या थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी, पर वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक नानी पालखीवाला के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला है, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का वर्णन नहीं है? ये प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों, हमने चर्चा कर ली थी कि 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, किंतु धार्मिक न्याय प्रस्तावना में नहीं है। ये रिपीट प्रश्न है, रिपीट हो गया है, तो इसको थोड़ा आप इग्नोर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसे सामाजिक आर्थिक न्याय का अग्रदूत कहा जाता है?
सामाजिक आर्थिक न्याय का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आसान सा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों के, पिछड़े वर्ग के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य किए। संविधान में आज जो प्रावधान हैं जो दलित वर्गों को, पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए किए गए हैं, वे सभी भीमराव अंबेडकर के प्रयास से किए गए थे। देखिए, मैं किसी भी प्रकार के वाद विवाद को यहां क्रिएट नहीं करना चाहता, पर ये सारे कार्य भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए थे। हम अपने प्रश्न तक सीमित रहेंगे। तो सामाजिक आर्थिक न्याय का जो अग्रदूत है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। हम यहाँ किसी आरक्षण पर या किसी भी प्रकार के वाद विवाद पर चर्चा नहीं कर रहे, हमें सिर्फ अपने इस प्रश्न पर कंसंट्रेट रहना है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान में उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिलाए पिछड़े वर्ग को। चलिए आगे चर्चा करते हैं। संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, हम पढ़ चुके हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और इसके साथ ही विश्वास की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम लिख चुके हैं, नोट कर चुके हैं। चलिए हम देखते हैं फिलहाल अगला प्रश्न। निम्न में से किसने संविधान में देवी शब्द जोड़ने की वकालत की? कुछ शब्द जोड़ने की वकालत की गई थी, जैसे देवी हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ईश्वर हो गया। तो ये किसने क्या कहा, इन पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये शब्द प्रस्तावना में कहीं भी जोड़े नहीं गए, लेकिन देवी शब्द जोड़ने की वकालत किसने की अगर आपसे पूछे तो रोहिणी कुमार चौधरी ने की थी। जबकि महात्मा गांधी शब्द जोड़ने की वकालत किसने करी या किसने यह प्रस्ताव रखा कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए? दोस्तों यहां तो ऑप्शन ही गलत हैं सारे, यहां पर इस ऑप्शन को आप सही कर लीजिए। महात्मा गांधी शब्द जोड़ने की जो वकालत की थी वो की थी सिब्बल लाल सक्सेना ने। ये प्रश्न बनाते समय कई सारी चीजें माइंड में होती हैं तो थोड़ा छूट गया ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा सिब्बल लाल सक्सेना इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिब्बल लाल सक्सेना, ना कि ठाकुरदास भार्गव, ये मत कर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिब्बल लाल सक्सेना। तो महात्मा गांधी शब्द जोड़ने की जो वकालत की थी वो सिब्बल लाल सक्सेना ने की थी, जबकि रोहिणी कुमार चौधरी ने देवी शब्द जोड़ने की इसमें वकालत की थी। चलिए अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने की वकालत की थी? तो ईश्वर शब्द जोड़ने की जो वकालत है वो HB कामत ने की थी। एनी मसेकर पे हमने बात करी थी कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, जिसमें एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य कौन थी? तो वो एनी मसेकर थी। कहां से आई थी? तो त्रावणकोर रियासत से आई थी। ये सभी चर्चा हमने करी थी जब हम संविधान के गठन पर चर्चा कर रहे थे, संविधान सभा पर चर्चा कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एनी मसेकर एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य त्रावणकोर रियासत से। पर आपसे यहां पूछा गया ईश्वर शब्द किसने जोड़ने की वकालत की थी? तो HB कामत ने, महात्मा गांधी सिब्बल लाल सक्सेना ने और देवी शब्द रोहिणी कुमार चौधरी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? हमने पढ़ा था जन्म कुंडली किसने कहा? तो जन्म कुंडली कहा था KM मुंशी ने, जबकि परिचय पत्र किसने कहा? तो नानी पालखी वाला ने। जन्म कुंडली किसने कहा था? ये प्रश्न तो पूछा गया जन्म कुंडली वाला, परिचय पत्र वाला पूछा जा सकता है। तो जन्म कुंडली कहा था KM मुंशी ने, जबकि नानी पालखी वाला ने परिचय पत्र कहा था। संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो देखिए कई लोगों ने कहा है, लेकिन महत्वपूर्ण है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, जबकि भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को संविधान बनकर तैयार हुआ? अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 रट रखा है, हर किसी की जुबान पर है, पर यहां तो ऑप्शन में कुछ और दे दिया। तो संविधान में 2 तिथियां हैं दोस्तों, एक है आपकी ये 26 नवंबर 1949 जो हमारा प्रचलित कैलेंडर है, और एक है हिंदी का कैलेंडर जो विक्रम संवत पर आधारित है, जो 57 वर्ष आगे चलता है
उस पर उसकी एक तिथि दी हुई है, तो आपसे पूछी जा रही है वो तिथि कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, महीना है मार्गशीर्ष का, महीना है मार्गशीर्ष का, पक्ष है शुक्ल, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष है और तिथि है सप्तमी की, और 2006 विक्रमी संवत। देखिए 1949 में आप 57 जोड़ेंगे तो ये कुछ आपका 6 ही बन के आएगा, ठीक है, 2006 आ जाएगा। तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है, प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द किस क्रम में है। देखिए भारत की जनता के द्वारा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, लेकिन वहां पर स्वीकार किया गया ऐसे शब्द नहीं लिखे गए, बल्कि वहां पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो ये है कि हम भारत की जनता इसे अंगीकृत करती है, अधिनियमित करती है और आत्मर्पित करती है। तो जो क्रम है वो यही है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। आजकल क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको न्याय के क्रम बताए, आपको जो है स्वतंत्रता के क्रम बताए। ध्यान रखिएगा जो 5 शब्द हैं समाजवादी, आपका वो सारे क्रम आपको याद रखने हैं, और इसके साथ ही आपको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित ये क्रम भी आपको याद रखने हैं। ये क्रम भी आपको याद रखने हैं, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये क्रम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको न्याय के क्रम याद रखने हैं, स्वतंत्रता के क्रम याद रखने हैं, और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित ये क्रम भी आपको याद रखने हैं। तो क्रमों से ये 4 प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कुछ प्रश्न शासन प्रणाली से पढ़ लिए जाएं, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक तो है, पर लोकतंत्र तो जो है, लोकतंत्र ये तो अध्यक्षात्मक भी तो हो सकता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात की गई है, तो लोकतंत्र तो अध्यक्षात्मक भी हो सकता है और संसदात्मक भी हो सकता है। भारत में संसदात्मक है, तो ध्यान रखिएगा शासन प्रणाली अगर लोकतंत्रात्मक और संसदात्मक दोनों ही ऑप्शन में दिए हो तो आपको संसदात्मक ही टिक करना है। हालांकि संसदात्मक ऑप्शन में ना हो तो आप लोकतंत्रात्मक टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, या कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ध्यान रखिएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का एक सिद्धांत है, आगे हम पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, यानी जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, वे सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है तब तक वे दल सरकार सत्ता में रहती है। जैसे ही समाप्त हुआ बहुमत, वो दल सत्ता से बाहर हो जाता है, और उसी प्रकार विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाना ही कार्यपालिका की मजबूरी होती है। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। देखिए राष्ट्रपति विधायक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। और महाभियोग कहां पारित होता है, विधायिका में, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो विधायिका का कार्यपालिका पर पूरी रूप से नियंत्रण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। एक संविधान संगत सरकार बिल्कुल है भारत में, लोकतांत्रिक सरकार बिल्कुल है, विधि का शासन बिल्कुल है। अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से बात करता है विधि का शासन, लेकिन सत्तावादी सरकार नहीं है। भारत में किसी भी प्रकार की सत्तावादी सरकार नहीं है, किसी भी प्रकार का भारत में न तानाशाह है, न कम्युनिज्म है, किसी भी प्रकार का सत्तावादी सरकार नहीं है। एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, गणतंत्र है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल नहीं, संसदात्मक है।
भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत में किसी भी प्रकार का अब कोई राजतंत्र शेष नहीं है। ब्रिटेन में नाम मात्र का राजतंत्र है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है, पर भारत में न तो अध्यक्षात्मक सरकार है और न ही नाम मात्र का राजतंत्र है, कुलीन तंत्र भी नहीं है, किसी कुल की किसी राजतंत्र की सरकार नहीं है भारत में। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। आपको ऑप्शन टिक करने हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है, यानी ये तो नहीं हो सकता। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी ठीक है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो भारत की सरकार किसी भी एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि विकेंद्रीकरण है। भारत में विकेंद्रीकरण है। 3 स्तरों पर सरकार है, एक तो केंद्र, उसके बाद राज्य और फिर स्थानीय शासन व्यवस्था। स्थानीय शासन यानी एकीकृत नहीं है बल्कि विकेंद्रीकृत है, तो चौथा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 1, 2, 3 मूलभूत लक्षण हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। संसद के सदस्य होना मंत्रिमंडल के सदस्य होने की अनिवार्य शर्त है। हालांकि आप यदि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं, संसद के सदस्य नहीं है, यानी लोकसभा के सदस्य नहीं है, राज्यसभा के सदस्य नहीं है, और आप मंत्री बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, पर 6 माह के अंदर आपको संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यह कथन सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि यह शब्द लोकसभा होना चाहिए, पर यह कथन फिर भी सही माना जाएगा। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में? तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करता है। यह किस में लिखा हुआ है? यह संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यानी कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों जगह है, द्विसदनात्मक व्यवस्था दोनों जगह है, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका ये भी है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री के पास और नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति के पास। इसी प्रकार ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका वहां के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के पास है, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका सम्राट के पास है। तो यह कथन भी ठीक है। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन यह केवल भारत और अमेरिका जैसे राष्ट्रों के पास है, ब्रिटेन के पास यह नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य होता है कि यदि कोई भी विधि संविधान के विरुद्ध हो तो उस विधि को अवैध घोषित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे जो प्रावधान है वो अमेरिका में और भारत जैसे राष्ट्रों में है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन यही भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य अंतर है। चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसमें अनेकों संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। ये कथन तो सही है, लेकिन इससे वृहद होना सिद्ध नहीं होता। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये तीनों कथन सही हैं। लेकिन वृहद होने का कारण यह है कि संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। भारत में राज्यों का कोई अलग से संविधान नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों का संविधान भी इसी संविधान में शामिल है। राज्यों के लिए जो प्रावधान है वो भी इसी में किए गए हैं। इस वजह से ये भारत का संविधान बहुत ज्यादा वृहद है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये थे हमारी प्रस्तावना और शासन प्रणाली से
जुड़े हुए महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि आप ये प्रश्न को अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को लेते हैं, इन प्रश्नों को करते हैं, तो इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का निराकरण करने का मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।